एक ऐसा दांव जिसने दुनिया को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, और ये संकट है ईरान के साथ एक काल्पनिक युद्ध का। सोचा ये गया था कि बस 4 से 6 हफ्ते लगेंगे और एक निर्णायक जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन ये उम्मीद पूरी तरह से टूट गई और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दुनिया युद्ध शुरू होने से पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये संकट इतना बढ़ा कैसे। जो शुरुआती उम्मीदें थीं वो बहुत जल्दी एक कड़वी हकीकत में बदल गईं। एक तरफ ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट दिख रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका के जो पुराने साथी थे, जो गठबंधन थे, वो बिखरने लगे थे। अब जब जमीन पर लड़ाई एक तरह से रुक सी गई तो सारी दुनिया का ध्यान एक ऐसे पॉइंट पर चला गया जो ग्लोबल इकोनॉमी की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है, और वो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया की 20% तेल की सप्लाई इसी एक संकरे से रास्ते से होकर गुजरती है। ये इसे हमारी दुनिया की सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी आर्टरी बनाता है। और यहीं पर ईरान ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने वहां से गुजरने वाले हर जहाज से एक भारी भरकम टोल वसूलना शुरू कर दिया। ये रकम प्रति टैंकर $20 लाख तक थी। साफ था, ईरान ने इस रास्ते को एक बहुत ताकतवर आर्थिक हथियार बना लिया था। इस पर अमेरिकी प्रशासन का रिएक्शन बहुत तीखा था। उन्होंने ईरान के इस कदम को फाइनेंशियल टेररिज्म यानी वित्तीय आतंकवाद का नाम दे दिया। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये असल में एक बड़े मिलिट्री एक्शन के लिए एक मॉरल ग्राउंड तैयार करने की कोशिश थी। और अमेरिका का जवाब क्या था? जवाब था डबल ब्लॉकेड, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके तहत ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह से पंगु बनाया जा सके। कैसे? उसके तेल एक्सपोर्ट्स को रोककर। लॉजिक बहुत साफ था, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकेगा। ये एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था। लेकिन जब आप दुनिया की इकोनॉमी की किसी मेन आर्टरी का गला घोंटते हैं तो इसका असर सिर्फ टारगेट देश पर नहीं होता, इसके झटके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महसूस करती है, और ये झटके बहुत विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे पहला और सीधा असर तो खुद अमेरिका में ही देखने को मिला। वहां फ्यूल की कीमतें आसमान छूने लगी और देखते ही देखते मंदी का खतरा सिर पर मंडराने लगा। लेकिन अगर अमेरिका पर इसका असर हुआ तो सोचिए भारत जैसे देश के लिए ये कितना विनाशकारी रहा होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से इसी एक रास्ते पर निर्भर है, और ये निर्भरता बहुत ज्यादा है। तो ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं। ये संकट सीधा आम लोगों के घरों तक पहुंच गया। खाना पकाने की गैस जैसी एक बुनियादी जरूरत की चीज इतनी महंगी हो गई कि उसे खरीदना कई लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया। और इसी संकट ने ग्लोबल पावर प्ले को भी साफ साफ दिखा दिया। एक तरफ था भारत जो राजनीतिक रूप से फंसा हुआ था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ था चीन जिसने अमेरिकी नाकाबंदी को खुले तौर पर चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। इस नाकाम युद्ध और ब्लॉकेड की स्ट्रैटेजी का असर अब उल्टा पड़ने लगा था। ये दांव अब अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा था, जिसने देश के अंदर ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा कर दिया था। और इसका नतीजा था ये चौंकाने वाला नंबर, एक ऐसी अप्रूवल रेटिंग जो रिचर्ड निक्सन के इस्तीफे से ठीक पहले के हफ्तों की रेटिंग से भी नीचे चली गई थी। इस बात को जरा समझिए, जनता का अविश्वास उस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा हो चुका था जिसके खिलाफ महाभियोग चल रहा था और जिसे आखिर में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। देश के अंदर के गुस्से को और हवा दी विदेशी प्रभाव की धारणा ने, और इस आग में घी डालने का काम किया इजरायली प्रधानमंत्री के इस हैरान कर देने वाले कबूलनामे ने, जिसने शक को और भी पक्का कर दिया। इसी बीच प्रेसिडेंट की तरफ से लगातार आ रहे अजीब और आक्रामक बयानों ने उनकी मेंटल स्टेबिलिटी और इस पद के लिए उनकी फिटनेस पर ही बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। और हालात इतने गंभीर हो गए कि उनके पुराने समर्थकों और यहाँ तक कि CIA डायरेक्टर्स के बीच भी इस बात पर गंभीर चर्चा होने लगी कि क्या प्रेसिडेंट को हटाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आखिर में ये पूरा संकट हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि कैसे बड़े बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की कीमत अक्सर आम लोगों को चुकानी पड़ती है। ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है।